अच्छे। सुनिए जी, जैसे हमने एक ये मैसिव करेक्शन देखा है मार्केट में, तो अभी कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है? क्योंकि जैसे वैल्यूएशन में हमने काफ़ी कुछ सुधार देख लिया है इतने 3-4 महीनों में। निफ्टी ने हमने देखा कि 15% की उसमें वैल्यूएशन का करेक्शन हुआ है। कहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? कहाँ अपने को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ, देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि फ्यूचर इंडिया का इकोनॉमी का और स्टॉक मार्केट का मैं समझूंगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक संबंधित क्षेत्र में होगा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स को कम नहीं कर रहा हूँ, मगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से ही एक्सपोर्ट्स होता है ना। तो कहीं पे भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो फैक्टर्स आप देखेंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे तो मेरे को फायदेमंद दिख रहा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ ना, क्यों गिरावट जैसे आपने बताया निफ्टी में हुआ है, यानी लार्ज कैप में ज्यादा हुआ है क्योंकि एफपीआई ने ज्यादा बिकवाली करी है। मगर उसके लिए आपको जाके वापस लार्ज कैप खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि फॉरेनर्स का आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया और डोमेस्टिक डीआईएस का आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया कई कोई क्षेत्र में डिफरेंट है, क्योंकि हमें हमारे देश के पास क्या कैपेसिटी है कि कौन से सेक्टर से ग्रोथ आ सकता है, किसकी ऑर्डर बुक अच्छी हो सकती है, ये जानकारी डीआईएस को एफपीआई से बहुत ज्यादा हो सकती है। और इसके कारण एफपीआई ने ज्यादा वहां पे उतना खरीदारी नहीं किया था, इसलिए बिक वाली भी उतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो गिरावट हुआ था जहां पे एफपीआई ने ज्यादा एक्सपोजर लिया था। तो मेरे ख्याल में आज जो अलोकेशन आप कर रहे हैं, राइट, अगर आपको करना है, मैं एक ब्रॉडर मार्केट का एक्सपोजर करने को कहूंगा, पहली चीज, यानी लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि आप स्टैगर्ड तरीके से निवेश कीजिए, क्योंकि अभी भी जो इतना गिरावट होने के बावजूद, राइट, फ्यूचर में मैं नहीं कह सकता हूँ कि और गिरावट नहीं हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में जैसे ये वॉर कैसे प्ले आउट होती है, ऑयल के दाम कैसे प्ले आउट होते हैं, कमोडिटी फूड के दाम कैसे प्ले आउट, ये सब फैक्टर्स को हमें लेना चाहिए और मार्केट पार्टिसिपेंट जरूर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो शायद करेक्शन का टाइम और भी है। तो मैं कहूंगा कि अगले 2-3 या 6 महीने तक आप स्टैगर्ड तरीके से अपना पैसे को निवेश कीजिए, एक लमसम में मत लगाइए। अगर आपका एसआईपी चल रहा हो, मैं कहूंगा कि अगले 6 महीने के लिए आप दुगना कर दीजिए अपना इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है। मगर ऐसा नहीं कि खाली आज ही खरीदारी के दिन है, अगले 6 महीने में वॉलेटिलिटी के कारण आपको कई ऐसे दिन आ सकते हैं। सेकेंड चीज, तीसरी चीज मैं कहूंगा कि सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देंगे। लार्ज कैप के अंदर मैं बैंकिंग के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि गिरावट बहुत हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, मगर इंडियन ग्रोथ स्टोरी के पीछे बैंक्स का बहुत बड़ा हार होता है। और जैसे ही इंडियन इकोनॉमी एक पेंटअप डिमांड, उसके बाद इंफ्रा साइकिल के साथ ग्रो होती है, तो बैंकिंग के सपोर्ट के बिना वो नहीं हो सकता है। तो गुड क्वालिटी बैंक्स जितने गिरावट हुआ है, आज खरीदारी का मौका। तो लार्ज कैप क्षेत्र में लार्ज कैप की ओर ध्यान दूंगा। और मिड एंड स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो जैसे मैंने कहा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स, ये दोनों मेरे लिए एक अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ जो कि मार्केट के एंटिसिपेशन के बेहतर हो सकते हैं, यानी बीटिंग कंसेंसस, ये दोनों सेक्टर में मेरे को वो दिखता है। तो अगर आप उसमें ऐसे ने कहा स्टैगर्ड तरीके से आप खरीदारी करेंगे तो आपको फायदा बहुत मिल सकता है एक 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में। एक्चुअली 1 साल के टाइम फ्रेम में अभी निवेश करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये इन इवेंट्स का प्ले आउट जो होना है उसको थोड़ा टाइम वक्त लगेगा। मगर एक मीडियम टर्म तरह से देखेंगे तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंफ्रा का ब्रॉडर इंफ्रा सेक्टर, और इसमें आप पूरे लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में आप पार्टिसिपेट कीजिए, खाली एक ही कैप को में जाके टिकिए मत। हम्म। और साथ में न्यू एज बिजनेसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ वहाँ कुछ कंसंट्रेशन हमें रखना चाहिए? ये न्यू एज बिजनेस में क्या है कि दिलचस्पी बहुत है, हम्म। तो एक एक्साइटमेंट है, तो वैल्यूएशंस भी ज्यादा होते हैं। जिनका एक बिजनेस मॉडल टेस्टेड हो ग्राउंड रियलिटी में, जैसे कंज्यूमर टेक मैं कहूँगा, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी तो इंडिया में बिल्कुल जारी होने वाली है। और जो टेक न्यू एज कंपनी जो कंज्यूमर ओरिएंटेड में टेक को अप्लाई करके बिजनेस बढ़ा रही है, वहां पे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाऊंगा। और सेकंड चीज इसमें है कि आप इसके अंदर ये न्यू एज टेक में जरूर शामिल रहिए इन्वेस्टमेंट में, मगर डिवर्सिफाई कीजिए। खाली 1 या 2 कंपनी के ऊपर अपना भरोसा मत डालिए। एक 10 या 15 ऐसे न्यू एज कंपनीज में आप स्प्रेड करेंगे, क्योंकि न्यू एज बिजनेस में क्या होता है कि विनर टेक्स ऑल, ऐसी एक सिंड्रोम आती है। यानी एक कंपनी आके बाकी सबको खरीदारी करके अपना मार्केट शेयर को बढ़ाएगी और बाकी सब गिर जाएंगे। तो वो कंपनी चुनना
कि कौन सी कंपनी अभी विनर होने वाली है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने डाइवर्सिफाई किया इस न्यू एज टेक के पैक में, तो जरूर उसके अंदर विनर भी शामिल होगा, और वो जो गेन्स आपको वो विनर से मिलेगा, वो जो लॉसेस आप करेंगे कुछ और कंपनी से, उसको जरूर कॉम्पनसेट करके अच्छी एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो मैं कहूंगा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए इस न्यू एज टेक सेक्टर में, और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो के अंदर इसमें खाली 10 या 15% से ज्यादा मत निवेश कीजिए, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्टर है। अगर जो लोग म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने बोला कि एसआईपी में भी डबल कर दीजिए, क्योंकि अभी जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं आगे जाके उनको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स में आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि एक बार जो इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट तो हमें पता ही है कैसे है, इक्विटी मार्केट अभी लो है, तो कौन से कैटेगरी फंड आप सजेस्ट करेंगे? तो मैं कहूंगा कि अगर आप रिस्क टेकिंग है, थोड़े एग्रेसिव है, तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप सेगमेंट में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनमें खास चीज ये है कि लार्ज, मिड और स्मॉल सभी का एक्सपोजर होता है ऐसे फंड्स में। तो थोड़ा एग्रेसिव मेंटालिटी है आपके पास, तो मैं फ्लेक्सी मल्टी कैप की सेगमेंट रिकमेंड करूंगा। थोड़ी मॉडरेट रिस्क एपेटाइट आपकी है, तो मैं डायनामिक एसेट एलोकेशन यानी बैलेंस एडवांटेज फंड को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पे डेट और इक्विटी को मिक्स करके प्ले करते हैं फंड मैनेजर्स, अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को लेकर कितना इक्विटी कितना डेट वो मैनेज करते हैं, मगर ज्यादातर आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी मिल सकता है उसमें। थोड़े कंजर्वेटिव तरीके तो हो तो हाइब्रिड कैट के अंदर एक इक्विटी सेविंग्स ऐसे एक कैटेगरी है, जहां पे आपको एक करीबन 30% इक्विटी, 30% आर्बिट्राज और 30% आपको डेट में शामिल रख सकते हैं। तो वहां थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्ट के लिए ये बेहतर एक ऑप्शन होगा निवेश करने के लिए। तो आपके रिस्क के जो आउटलुक है उस बेसिस पे आप चुन सकते हैं कैटेगरी ऑफ फंड।